हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी ऑन फिंगर टिप्स। तो आज हम क्लास 8 का थर्ड लेक्चर लेके आ गए हैं, फर्स्ट चैप्टर का। पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोइंग मेथड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बारे में। तो हमने यहाँ से आज उसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है? तो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का डिफिनेशन दिया हुआ है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंस which are rich in the particular nutrient। फर्टिलाइजर होता है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट से कोई भी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर दो टर्म हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े फर्टिलाइजर और दूसरा पढ़े थे मैन्योर्स। ये दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? तो फर्टिलाइजर्स जो होता है वो होता है आर्टिफिशियल प्रोडक्ट आपका होता है, जो कि फैक्ट्री, इंडस्ट्री और अदर प्लेसेस से उसको प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि कुछ फर्टिलाइजर्स जो हम लोग अपने घर में देखते हैं, खाद में जैसे होता है यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, पोटास हो गया और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम हो गया। ये एनपीके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद कर लीजिएगा। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प द फार्मर गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मिल्क। अब यहाँ पर आता है कि क्या यूजेज है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर जैसा कि इसमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट होता है जो किसी भी प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो जो है प्लांट ग्रोथ का और उसका ग्रोथ को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। इसलिए जो भी क्रॉप्स फार्मर अपना यूज करते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में, तो उसका yield जो होता है वो बेटर वे में होता है। इसी वजह से फर्टिलाइजर का यूज होता है। लेकिन एक कंडीशन और भी यहाँ पर बोला जाता है कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करोगे तो क्या होता है कि सॉइल का जो नेचुरल फर्टिलिटी होगा वो आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो रेगुलर उसको नीड हो जाता है रेगुलर उसको नीड हो जाएगा फर्टिलाइजर यूज करने का। कुछ जो होते हैं फर्टिलाइजर जो होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन होते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैसे? तो ये आपका सरफेस हो गया, ये सरफेस पे अगर आप फर्टिलाइजर डालते हो, फर्टिलाइजर क्या होगा, अगर आप जब इरिगेशन करते हो इसके ऊपर, जब वाटर का इरिगेशन करोगे तो ये धीरे धीरे इसके थ्रू में ये सॉइल के अंदर में चला जाएगा और सॉइल के अंदर जाएगा तो वाटर लेवल जो अपना प्रेजेंट होगा वो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। Therefore, in the order to maintain the fertility of soil, we have the substitute fertilizer organic manure. Organic manure means जो हम लोग नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, जो नेचुरल ऑब्टेन करेंगे वो आपका ऑर्गेनिक मैन्योर्स हो गया। We have the substitute fertilizer organic manure or leave in the field uncultivated fallow and between two crops। क्या कहे उसमें क्या होता है कि कुछ फर्टिलाइजर के जगह पे हम लोग ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज करते हैं और फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं दो क्रॉप के बीच में। The use of manure improve the soil texture as well as the water retaining capacity. It replace the soil with all the nutrient। क्या होता है मैन्योर का यूज जो होता है कि क्या करता है सॉइल का वो टेक्सचर मतलब कि ऊपरी सतह जो होता है इसको मेंटेन करता है और इसमें जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जो वाटर इसके अंदर जब होता है जो इरिगेट करते हैं उसको भी मेंटेन करते हैं और सॉइल जो होता है वो सारा न्यूट्रिएंट से फुलफिल हो जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट उसको नीड होता है या बाय मिस्टेक कम पड़ जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। आखिरकार दोनों में क्या डिफरेंस है आइए हम यहाँ देखते हैं। फर्टिलाइजर्स होता है इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट मतलब कि जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ होता है, जैसे यूरिया हो गया, पीछे जैसे हम लोग पढ़े यहाँ पर यूरिया के बारे में, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, तीन चीज मटेरियलों से बना होता है। यहाँ आप लिख लो NPK। मैन्योर जो होता है नेचुरल सब्सटेंस होता है जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल, डग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। प्लांट रेसिड्यूज मतलब हो गया जो प्लांट सूखने के बाद, ड्राई हो जाने के बाद जो उसका लीव्स बच जाएगा, फ्लावर बच जाएगा, या जो भी अनकल्टिवेटेड नॉन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो बच जाएगा वो हम लोग क्या करते हैं कि फील्ड पे ही छोड़ देते हैं, बाद में वो धीरे धीरे
डिकम्पोज करने के बाद मैन्योर का फॉर्मेशन हो जाता है। फर्टिलाइजर जो होगा आपका वो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड होगा, मैन्योर जो होगा वो आपका फील्ड में प्रिपेयर्ड होगा। फर्टिलाइजर जो है ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस एक होता है ह्यूमिडिफिकेशन, वो सॉइल को नहीं देता है। मैन्योर लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ह्यूमस जो होता है आपका वो हो जाएगा, देखिए जब भी आप कभी खेत में देखिए क्रैप का होता है, क्रैप जो होता है वो ज़्यादा ब्लैकिश टाइप का होता है, जो ब्लैकिश टाइप का क्रैप होता है वही आपका ह्यूमस होता है, ह्यूमस होता है। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये सब जो होता है प्लांट रेगुलेटर न्यूट्रिएंट होते हैं, इसको हम लोग प्लांट रेगुलेटर न्यूट्रिएंट के नाम से भी जानते हैं। और मैन्योर जो होता है लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट होता है क्योंकि ये नेचुरल होता है, और नेचुरल जो होगा वो बैक्टीरिया से जो डिकम्पोज होगा उसके बाद जो न्यूट्रिएंट उसके थ्रू रिलीज किया जाएगा उससे मैन्योर का प्रोडक्शन होता है। एडवांटेज ऑफ मैन्योर हम लोग देखते हैं, तो आखिर क्या एडवांटेज है मैन्योर का। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसीडर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। क्यों इसको बोलेंगे कि ऑर्गेनिक मैन्योर जो है बेटर देन फर्टिलाइजर होता है, क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर। सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, फर्टिलाइजर्स क्या है, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उसके ऊपर देखिएगा कि एक बाद में एक साल्ट का लेयरिंग हो जाता है। जो साल्ट का लेयरिंग होगा तो फिर जो नेचुरल आपका रेनफॉल होगा वो वाटर ग्राउंड में ऑब्जर्व नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है वो वाटर रिच नहीं होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम कर देते हैं। इट में और वही यहाँ पर अगर बात करें मैन्योर्स का, तो मैन्योर जो है वो नेचुरल है, इसकी वजह से सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इट मेक्स सॉइल पोरस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स इजी। ये सॉइल को क्या करेगा, ये सॉइल को पोरस टाइप का बना देगा। पोरस इन सेंस की ये बीच में छोटा छोटा जो है एयर के लिए रास्ता होता है, जिसके वजह से क्या होता है इसमें जो एटमॉस्फेरिक जो गैसेज है जैसे कि नाइट्रोजन जो कि इम्पोर्टेंट होता है वो आते जाते रहता है, और सॉइल जो होता है वो लूज होता है। उसके बाद है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में, एग्रीकल्चर ग्राउंड में जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं वो आपका हो जाता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी कहा जाता है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होता है ये ह्यूमिडिफिकेशन में भी आपका मदद करता है, तो हेल्प्स इन ह्यूमिडिफिकेशन। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल मतलब टेक्सचर जैसे कि अगर ज़्यादा हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो इसके ऊपर साल्ट का जो लेयर होता है जिसकी वजह से सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो खराब हो जाता है, लेकिन इसके यूज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं हम लोग इरिगेशन में। इरिगेशन क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको वाटर का नीड होता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नीड ऑफ वाटर। तो वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स ऑफ प्लांट। तो जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो प्लांट भी जो होता है वो भी तो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से उसको भी यहाँ लिख लेते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स वाटर। तो जब ये है तो प्लांट भी आपका जो होता है ये भी लिविंग है, जिसकी वजह से इसके भी ग्रोथ के लिए वाटर का नीड्स होते हैं। इसके ग्रोथ के लिए वाटर का नीड होता है।
What is observed by plant root along with the water, minerals and fertilizer also observed. प्लांट का 90% ऑफ वाटर. तो जो वाटर है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर जैसे ये आपका हो गया ये आपका सॉइल हो गया और यहाँ पे एक प्लांट हो गया. प्लांट थर्ड ग्रीन कलर का बना लेते हैं. अच्छा जी. और नीचे में ढेर सारा इसका रूट हो गया. जैसे इसके अंदर में हम लोग जैसे जानते हैं वाटर, जब हमेशा प्लांट में वाटर यूज करते हैं, फिर क्या होता है कि वाटर जो है एक ट्रांसपीरेशन पूल से, ट्रांसपीरेशन पूल जो होता है ट्रांसपीरेशन पूल की मदद से वाटर को ऊपर की ओर खींचता है. ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो इसको ट्रांसपीरेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लीफ के थ्रू जो होते हैं वो वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, H2O को रिलीज करते हैं. ये ट्रांसपीरेशन. तो जैसे यहाँ से क्या होगा, वाटर जो होगा यहाँ से जाते जाएगा और यहाँ से लीफ से एटमॉस्फेयर में रिलीज होते जाता है. इसी ट्रांसपीरेशन पूल की वजह से प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट को, प्लांट जो है वाटर को ऑब्जर्व करता है और वाटर में ही जो फर्टिलाइजर्स होते हैं और अदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी इसमें मिक्स होके चले जाते हैं. जैसे कि आपका पोटेशियम चला जाएगा, नाइट्रोजन चला जाएगा, ये सारा जो है इसमें चला जाता है और प्लांट का ग्रोथ में वो मदद करता है. कहता है प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर. जैसे देखे होंगे आप भी, जब भी किसी प्लांट को अगर आप काटोगे तो उसके अंदर से क्या होता है, सीरम टाइप से वाइट वाटरी कलर का फ्लूइड निकलता है. एक्चुअली वो वाटर होता है. आप अगर सबसे अच्छा एग्जांपल की बात किया जाए तो आप वाटरमेलन देखो. वाटरमेलन का जब होगा तो उसके 90% जो कंटेंट होते हैं आपके वो वाटर कंटेंट होते हैं. What is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. वाटर इसलिए भी इसेंशियल है क्योंकि जो प्लांट का लाइफ होता है वह स्टार्ट होता है वाटर के थ्रू. क्योंकि अगर जब आप किसी सीड को बोते हो, जब सीड को आप जब किसी सीड को आप बोओगे तो क्या होगा, इसको आपको वाटर देना मस्ट है. अगर आप वाटर नहीं दोगे तो ये सीड जो है आपका डोरमेसी में चला जाएगा. डोरमेसी में चले जाने का मतलब हुआ कि सीड जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा और जब इसको वाटर मिलेगा तब होगा. लेकिन जैसे ही आप इसको रेगुलरली आप इसको टाइम दो, वाटर दोगे तो सीधे धीरे धीरे ये आपका जर्मिनेट कर जाएगा. तो सीड जर्मिनेशन के लिए भी वाटर का नीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. न्यूट्रिएंट डिसॉल्विंग वाटर गेट transported each part of plant. Water also protect from both frost and hot air current. अब देखिए न्यूट्रिएंट जो होता है, जैसे कि बताया कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ग्राउंड में डिजॉल्व होता है और डिजॉल्व जब न्यूट्रिएंट होता है तो वाटर में जब ट्रांसपीरेशन पूल के हेल्प से जब ऊपर में वाटर होता है रिलीज होता है तो उसमें ही न्यूट्रिएंट मिक्स होके ऊपर की ओर चला जाता है. अब कहते हैं एक बात और, यहाँ पर आप देखोगे एक टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, वाटर ऑल्सो हेल्प्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट. इसका मतलब ये हुआ कि जब आप प्लांट के लीफ से वाटर रिलीज होता है, जब हॉट एयर कंडीशन होता है, आपने बताया जैसे कि ट्रांसपीरेशन के टाइम क्या होता है, अंदर से वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है और ये जब वाटर रिलीज होता है तो हॉट एयर करंट के साथ में मिक्स होके प्लांट को ड्राई होने से बचाता है. इसके ऊपर एक लेयर हो जाता है वाटर का जो कि फर्दर जो हॉट कंडीशन हो जाता है या फिर गर्म हवा चलने लगता है तो उससे इसको हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लीफ जो होता है आपका वो ड्राई नहीं करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर सो द हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड यूज ऑफ वाटर रेगुलरली. अब अगर गमला या पॉट वगैरह में लगाते हो तो देखो उसको रेगुलर वाटर, अगर आप रेगुलर वाटर उसको नहीं दोगे तो प्लांट जो होता है ड्राई कर जाता है. लेकिन अगर वही बात करें हम ग्राउंड वाला फील्ड में अगर क्रॉप्स लगाते हैं तो उसको जो इरीगेशन का है तुरंत जरूरत नहीं पड़ता है, कुछ टाइम बाद होता है. क्योंकि अगर उसका
तो रूट जो है अगर नीचे तक चला जाता है वाटर लेवल तक, तो सॉइल से ही अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, जो रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर होता है फील्ड में उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। जिसको टाइम होगा और कितना टाइम उसको इरिगेट करना है, ये डिपेंड अलग अलग क्रॉप पे अलग अलग तरीका से करते हैं। सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन, सीजन पे भी डिपेंड करेगा और किस तरह का। जैसे ब्लैक सॉइल हम जानते हैं, ब्लैक सॉइल का जो होता है मॉइस्चरिटी कंटेंट ज़्यादा होता है। ब्लैक सॉइल का मॉइस्चरिटी कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसके अंदर में इरिगेशन थोड़ा कम होता है। कॉटन जो होता है हाईली जो होता है वो आपका ब्लैक सॉइल में होगा, इसकी वजह से उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको ज़्यादा मॉइस्चरिटी का ज़रूरत होगा, जिसकी वजह से उसको हम लोग ब्लैक सॉइल में ही ग्रोथ करवाते हैं। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर है ऑब्वियस है कि वो तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि गर्मी के टाइम में प्लांट को वाटर देने का टाइमिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें वाटर लॉस ट्रांसपीरेशन पूल का जो रेट होता है वो आपका इंक्रीज कर जाता है हॉट एयर के साथ में, जिसकी वजह से वाटर उसको फ्रीक्वेंटली देना। अगर आप नहीं दोगे तो प्लांट आपका डाई कर जाएगा। वाई इट इज सो could be due to increase the rate of evaporation of water through the soil and the leaves। यहाँ पर पॉइंट आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो अब क्या क्या सोर्सेज ऑफ इरिगेशन का, तो नेचुरल जो मेथड था अपना सोर्स ऑफ इरिगेशन का, तो वो हम लोग करते थे पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम या कैनाल से। लेकिन अब जो है वेल से भी हम लोग करते थे, लेकिन अब जो टाइमिंग आ गया सबसे मॉडर्न है, तो यहाँ पर ट्यूब, ये जो हो गया मॉडर्न का हो गया एग्जाम्पल्स। Traditional methods of irrigation. The water available in well, lakes and canal lifted by the different method in different region for taking it to the fields। तो वाटर जो होता है वेल में प्रेजेंट होगा, आपका कुआं में, नदी में और नहर में। नहर तो आज भी गाँव में देखा जाता है। तो डिफरेंट मेथड से इसको लिफ्ट करके डिफरेंट रीजन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, मेनली हम लोग कैटल का यूज करते थे या ह्यूमन लेबर का यूज करते थे, और उसके माध्यम से पानी को दूसरी जगह पर हम लोग ट्रांसफर करते। तो ये जो मेथड था आपका, ये चीपर था लेकिन लेस इफिशियंट था, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमन लेबर का जरूरत होता था कैटल लेबर का। वेरियस जो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड जो हो गया वो मोट हो गया, पुली सिस्टम, जिसको लाठा कुआं भी बोलते हैं। चेन पंप में हो गया इस तरह से कि आप दूर से है वाटर जो है रेगुलरली ऊपर से ड्रॉप करते जाएं। फिर आपका यहाँ पर हो गया ढेकली। ढेकली में क्या होता था, एक साइड में लोड लगा दिया जाता था और आदमी जो है इसके माध्यम से जमीन के अंदर में उसको गिराता था वेल में, और पानी इरिगेट करने के बाद ये उसको हेल्प करता था अपवर्ड करने में। इसके बाद फिर हो गया आपका राहत लेबर सिस्टम। और अब जो है थोड़ा सा इंक्रीज करने की वजह से अब इरिगेशन हम लोग क्या करते हैं, पंप्स यूज करते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी टू रन दीज पंप्स। ये जो हो गया आप इसमें लेबर का जरूरत पड़ता था, लेकिन इसमें किसका जरूरत पड़ रहा है, इसमें मशीन्स का जरूरत पड़ता है। मशीन जो है आज भी देखोगे तो आज थोड़ा सा एडवांसमेंट होने की वजह से मशीन यूज करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में जाओगे जहाँ पर बहुत ही पुअर जो आपके फार्मर्स होते हैं वो आज भी लेबर के थ्रू यूज करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड को ही अप्लाई करते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन देखते हैं। मॉडर्न मेथड इरिगेशन क्या हो गया, यूज ऑफ वाटर इकोनॉमिक। द मेन मेथड इज स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या किया जाता था, क्या किया जाता है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर अनसफिशिएंट वाटर नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है कि ढेर सारा जो है बीच बीच में फील्ड का एक नल टाइप से निकलता, और इसमें रेगुलरली वाटर सप्लाई किया जाता था, और ये वाटर्स को पंप करते रहता था अपना चारों डायरेक्शन में रोटेट करते हुए। यहाँ पर देखिए इरिगेशन सिस्टम उसी तरह से बनाया गया है। Uneven land where unsprung not have the perpendicular pipes having rotating nozzles यहाँ पर रोटेट कर रहा है। On top are joint a main pipeline at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe. Pressure with the help of a pump escape the rotating nozzle. It get a sprinkle on crop as the raining a sprinkle very important sandy soil। तो इसमें क्या होता था,
जैसे इसको एक सारा को ऐसे ही बनाकर मेन पाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है। और मेन पाइप को जैसे ही हम लोग करते हैं, यहाँ से वाटर को फ्लो करवाना अलाउ किए और इस पाइप के थ्रू में सारा पाइप में डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये स्प्रिंकल के वजह से चारों तरफ में रोटेट करके अपना 360 रोटेट करके रेनी के जैसा पानी जैसे पानी पड़ता है उसके फुहारा के जैसा ये चारों तरफ में इरिगेट करता है। और ये जो होता है जो यूजफुल होता है ये अपना सैंडी सॉइल में होता है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर जो है जल्दी से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो आता है आपका ड्रीम सिस्टम आता है। इस सिस्टम में क्या होता है, वाटरफॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पर एक आपका क्रॉप हो गया, इस क्रॉप पे हम लोग क्या करते हैं ऊपर से इस तरह से बना देते हैं और बूंद बूंद जो है इसी के पोजीशन पे एग्जैक्ट पानी गिरता है, पोजीशन ऑफ द रूट। सो इट इज अ ड्रीम सिस्टम, इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ये फ्रूट प्लांट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। Garden tree. The system provides water plant drop by drop. Water is not wasted at all. The boon in the region where the availability of water is इस कंडीशन यहाँ ये कहाँ पर अलाउ किया जाता है, ये इस रीजन पे जहाँ पर वाटर का लेवल बहुत कम होता है। वहाँ पर क्या होता है कि पानी जो है वेस्ट भी नहीं होता है और डायरेक्ट जो होता है इसका पानी रूट पे गिरता है, जिसकी वजह से सिर्फ रूट वाला एरिया ही इसका रेगुलर इरीगेट होता है। याद रखिएगा कि ड्रिप सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर होगा, बून रीजन में, जहाँ पर एबिलिटी ऑफ वाटर कम होता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट था इरिगेशन सिस्टम पे। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स देखे होंगे आप खेत में जब जाते होंगे तो बहुत से होंगे तो अननेसेसरी प्लांट जो है वहाँ पर ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे आप कुछ जो हमको एग्रीकल्चर में जो क्रॉप हमको इम्पोर्टेंट है उससे छोड़ के अदर प्लांट भी ग्रोथ कर जाते हैं। इन फील्ड मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वीड्स बोलेंगे। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। जो प्रोसेस होता है जिसमें वीड्स को हम रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग। Weeding in say weeds compete with the crop plant with water, nutrient, space and light, thus they affect growth of crop। क्यों जरूरी है weeding का, क्यों नहीं उसको ग्रोथ करने देता? तो वो क्या करता है, जो भी प्लांट का न्यूट्रिएंट होता है, जो क्रॉप का न्यूट्रिएंट होता है, ये आपका क्रॉप हो गया, ये वीड हो गया, तो जो नीड होता है क्रॉप का नीड का भी, वो भी न्यूट्रिएंट को ये ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके वजह से जो इसका ग्रोथ प्रॉपर ग्रोथ हमें चाहिए होता है वो ग्रोथ हमको नहीं मिल पाता है और प्लांट जो है वो बेटर यील्ड नहीं दे पाता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन। कुछ ऐसे भी होते हैं कि हार्वेस्टिंग के टाइम जब हम लोग करते हैं तो उसमें भी बीच में आ जाते हैं और वो पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए। फार्मर अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव द वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है बहुत से ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि वो वीड्स को रिमूव कर सकें और उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। टीलिंग, अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। टीलिंग जैसे कि हम बताए थे पहले, हम लोग जैसे पढ़े थे उस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, तो वो प्रोसेस जो होता है सोइंग से पहले जो करते हैं वो वीड्स को मारने में मदद करता है। बीच में ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। वो क्या होता है कि बाद में ड्राई कर जाएगा और फिर सॉइल के साथ मिक्स कर देगा और ये जो मिक्स करेगा सॉइल के साथ वो डिकम्पोज होकर किसका फॉर्मेशन कर देगा, मैन्योर का, और न्यूट्रिएंट जो है उसमें न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इंक्रीज कर देगा। द बेस्ट टाइम ऑफ रिमूवल वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। सबसे बेटर टाइम क्या होता है रिमूवल ऑफ वीड्स का, कि जब वो अपना फ्लावर और सीड को प्रोड्यूस ना करे। The manual removal include physical removal of it by uprooting or cutting them close to the ground। मैनुअल रिमूवल मतलब अपना लेबर से, फार्मर जो है अपना हाथ से उसको जब कबाड़ते हैं तो क्या करते हैं, या तो उसको कबाड़ देंगे या फिर ग्राउंड से सटा के उसको काट देते हैं। फ्रॉम द टाइम टू टाइम, जैसे जैसे वो होता है वैसे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, अ सीड ड्रिल इज आल्सो अपरूट द वीड। तो ये किसकी वजह से, खुरपी देखे होंगे इस तरह का होता है, इस तरह का आपका होगा बनाया हुआ, इसके मदद से क्या किया जाता है, उसको कबाड़ दिया जाता है। वीड्स आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड लाइक 2,4-D।
तो वीड्स जो है केमिकल मेथड से भी कंट्रोल किया जाता है, लेकिन ये हार्मफुल होगा आपके लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, जैसे कि 2,4-D। ये क्या होता है कि स्प्रे कर दिया जाता है प्लांट पे, जिसके वजह से जो भी अनडिजायरेबल प्लांट आपका होगा वो खत्म हो जाता है। ये जो होता है आपको क्रॉप का डैमेज नहीं करेगा। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रे ऑफ द फील्ड विद द स्प्रेयर। और क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि वीडिसाइड्स को हम लोग क्या करते हैं कि पानी में डाल के डाइल्यूट कर देते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो क्रॉप के ऊपर हम लोग स्प्रे कर देते हैं। एज ऑलरेडी मेंशन्ड, वी स्प्रे ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ इट बिफोर फ्लावरिंग। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ में उसको स्प्रे करते हैं, जूबलिन टाइम में नहीं, या फिर ये आपका रिप्रोडक्टिव टाइम में नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव टाइम में करेंगे फ्लावर और सीड का ग्रोथ हो जाएगा तो अनडिजायरेबल प्लांट जो होगा अपना प्रोडक्शन फिर खुद से करना शुरू कर देता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब वो ग्रास का ही टाइप का होता है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में नहीं ट्रांसफर होता है, उस टाइम हम इसको रिमूव कर देते हैं। अफेक्ट द हेल्थ, स्प्रेइंग ऑफ इट मे बी अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, क्योंकि ये हार्मफुल होता है, केमिकल जो होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। सो दे शुड यूज द केमिकल वेयर केयरफुली। दे कुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग। वो क्या करेंगे, अपना नाक को और माउथ को पीस ऑफ क्लॉथ से और केमिकल से उसको ढक देंगे। तो आज के लिए इतना ही।